नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। जी हां, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण निर्णय की, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 की सेक्शन 33 और इंटरिम रिलीफ की सीमाओं से संबंधित है। यह निर्णय 27 जनवरी 2026 को माननीय उच्चतम न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया। इसका पूरा साइटेशन हम वीडियो के अंत में देखेंगे। उससे पहले आप सभी निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा प्रयास है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब तो कर ही दें। यदि कहीं कमी दिख रही है तो बिल्कुल आपकी हर एक समालोचना का हम लोग स्वागत करते हैं। आप वो कमी हमें बताएं। अब शुरू करते हैं आज का इस मामले की जर्नी को, किस केस जर्नी को देखते हैं कि क्या इसकी केस जर्नी है, क्या मामला है ये पूरा का पूरा। सबसे पहले प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, एक मामले को समझने का प्रयास करेंगे, क्या प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को समझते हैं। नंबर एक जो उसमें है कि कुछ श्रमिक जो कि रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कार्यरत है, यानी कि पंजीकृत जो ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके माध्यम से कार्यरत थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल कोर्ट औरंगाबाद में कंप्लेंट नंबर 1/2022 दायर की। शिकायत सेक्शन 33A इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत की गई। इंडस्ट्रियल कोर्ट ने 17 जनवरी 2023 को श्रमिकों के पक्ष में इंटरिम रिलीफ दे दिया। मैनेजमेंट ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन नंबर 3259 ऑफ 2023 दायर की। हाई कोर्ट ने भी इंडस्ट्रियल कोर्ट के कोर्ट का जो आदेश था वो कंफर्म कर दिया, यानी कि जो इंटरिम स्टे दिया गया था, इंटरिम रिलीफ दी गई थी, हाई कोर्ट ने भी इंडस्ट्रियल कोर्ट के आदेश को कंफर्म कर दिया। इसके बाद मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में विवाद का मूल प्रश्न यह नहीं था कि श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है या नहीं। मुख्य प्रश्न यह था, क्या इंडस्ट्रियल कोर्ट को यह अधिकार था कि वह इंटरिम स्टेज पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वापस काम पर लगाने का आदेश दे, यानी कि इंटरिम स्टेज पर किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वापस काम पर लगाने का आदेश दे सकते थे या नहीं दे सकते थे? कौन? इंडस्ट्रियल कोर्ट। क्या सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट तब तक लागू हो सकती है जब तक एम्प्लॉय रिलेशनशिप तय ही ना हो, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप भी अभी तय नहीं हुई है। तो क्या ऐसी स्थिति में सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट लागू हो सकती है? इंडस्ट्रियल कोर्ट ने 3 ट्रेडिशनल प्रिंसिपल अप्लाई किए। प्राइमा फेसाई केस, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इररिपेरेबल लॉस। कोर्ट ने माना कि डिस्प्यूट पेंडिंग है, सर्विस कंडीशंस बदली गई हैं, इसलिए वर्कर्स को इंटरिम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और मैनेजमेंट को निर्देश दिया गया कि श्रमिकों को फैक्ट्री में काम दिया जाए और नियमित वेतन दिया जाए। मैनेजमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह दलील दी गई कि ये सभी श्रमिक कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, वे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के डायरेक्ट वर्कमैन नहीं है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है उसके डायरेक्ट वर्कर नहीं है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर हैं। जब तक यह तथ्य साबित ना हो जाए तब तक सेक्शन 33 लागू हो ही नहीं सकती। इंटरिम रिलीफ देकर कोर्ट ने फाइनल रिलीफ जैसा आदेश पारित कर दिया, यानी कि आप इंटरिम रिलीफ के द्वारा फाइनल रिलीफ नहीं दे सकते, जो कोर्ट ने दे दिया, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अब जब सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट का लीगल एनालिसिस करके देखते हैं। अब हम सेक्शन 33 को कानूनी रूप से समझते हैं। सेक्शन 33 का क्या उद्देश्य है? देखिए, सेक्शन 33 का उद्देश्य है पेंडिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के दौरान एम्प्लॉयर को
अवैधानिक एक्शन से रोकना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा सेक्शन 33 वर्कमैन एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है तभी लागू होगा यदि यह रिश्ता ही डिस्प्यूटेड है, यानी कि अभी वर्कमैन और एम्प्लॉयर का रिश्ता ही डिस्प्यूटेड है तो सेक्शन 33 लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि सेक्शन 33 अपने आप ही लागू नहीं हो सकता कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप ही डिस्प्यूटेड है। कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण कंपैरेटिव एनालिसिस किया। डायरेक्ट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आवश्यक है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2S के अनुसार डायरेक्ट मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आवश्यक है। डिसमिस्ड और रिट्रेस्ड वर्कमैन भी शामिल, लेकिन पहले एम्प्लॉयर और वर्कमैन का रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्वतः प्रिंसिपल एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर है वो स्वतः प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय नहीं होता। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रिंसिपल एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर नहीं कहा जा सकता। इस अंतर को समझे बिना इंटरिम लीव देना इनकरेक्ट है, न्यायिक त्रुटि की गई है कि अगर आपने इस अंतर को ही नहीं समझा कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर स्वतः ही प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय नहीं हो जाता, नहीं होता, इस अंतर को बड़ा समझना पड़ेगा। आप इस अंतर को अगर नहीं समझ रहे, इंटरिम लीव दे रहे हैं तो वह एक जुडिशियल एरर है, आप एक जुडिशियली इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एट द इंटरिम स्टेज ग्रांटिंग वर्क एंड वेजेस अमाउंट्स टू ए वर्चुअल प्री जजमेंट ऑफ द मेन डिस्प्यूट, यानी कि अर्थात स्टेटस तय होने से पहले रिलीफ देना कानूनन गलत है। आपने एक ऐसा ऑर्डर कर दिया इंटरिम देके कि उसने पूरा डिस्प्यूट ही फाइनली डिसाइड कर दिया, जो सही नहीं है। इंडस्ट्रियल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ने अपने जुडिक्शन की सीमा का उल्लंघन किया है, आपने अपनी सीमा का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस नेशनल वाटर फ्रंट वर्कर्स के 2001 के निर्णय को दोहराया। इस निर्णय के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबोलिशन से ऑटोमेटिक एब्सॉर्प्शन नहीं होता। अगर कॉन्ट्रैक्ट सेम या साबित हो जाए तो वर्कमैन डायरेक्ट एम्प्लॉयज माने जा सकते हैं। यह डिटर्मिनेशन केवल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल द्वारा एविडेंस के आधार पर ही की जा सकती है। यानी कि जिस सबको मान लीजिए आपने मान लिया कि कॉन्ट्रैक्ट सही नहीं है, साबित हो जाता है, तब वर्कमैन डायरेक्ट एम्प्लॉयज माने जा सकते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सेमफुल है या नहीं है, यह डिटर्मिनेशन तो एविडेंस के अनुसार होगी ना, एविडेंस जब आएगी। इंटरिम रिलीफ के द्वारा आप इसको नहीं कर सकते, तो एविडेंस ही नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों को यह लिबर्टी दी वे सेल जजमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार इंटरिम रिलीफ मांग सकते हैं, लेकिन पहले यह तय होगा कि कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है या सेमफुल। क्या कॉन्ट्रैक्ट जेन्युइन है, पहले इसको तय करना तो आवश्यक ही होगा। इंडस्ट्रियल कोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सेट कर दिया, हाई कोर्ट का आदेश सेट कर दिया, सिविल अपील अलाउड कर दी और नो ऑर्डर ऑफ कॉस्ट में कोई ऑर्डर नहीं किया। अब इस निर्णय से जो सिद्धांत निकल के क्या आते हैं कि इंटरिम रिलीफ कैन नॉट डिसाइड द स्टेटस ऑफ वर्कमैन। स्टेटस जो है वर्कमैन का इंटरिम रिलीफ डिसाइड नहीं करती। स्टेटस मस्ट प्रीसीड प्रोटेक्शन, नॉट द अदर वे अराउंड। यह निर्णय लेबर लॉ में प्रोसीजरल डिसिप्लिन को मजबूत करता है। हम लोगों का प्रयास यही रहता है कि हिंदी सरल भाषा में निर्णय की हल्का आपको बता दें कि क्या निर्णय आया है, बाकी पूरा निर्णय तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये तो विश्लेषण है कि सेक्शन 33 आज के विश्लेषण में निकल गया कि सेक्शन 33 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के लिए आपको पहले एम्प्लॉय डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशनशिप तो स्टैब्लिश करना पड़ेगा, इंटरिम रिलीफ लेनी है। और कॉन्ट्रैक्ट सही है नहीं है, ये सब तो आपके एविडेंस आने पर होंगे, तो उससे पहले इंटरिम रिलीफ नहीं दी जानी चाहिए।
यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था जिसका हमने विश्लेषण किया। आप सभी ने यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा प्रयास रहता है हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर दें और इसी तरह हम लोग निर्णय लेके आते रहते हैं आपका सम्मुख। और अब इसका चलते चलते साइटेशन बता सको भाई, यदि कोई कमी हो तो आप हमें बताएं। और अब इसका हम साइटेशन भी देख लेते हैं। इसका साइटेशन देखिए, इसका साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। इस निर्णय का जो साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का निर्णय है। इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील जुडिक्शन, सिविल अपील नंबर इसमें भी दिया नहीं है, SLP सिविल नंबर 12192 ऑफ 2023, मैसर्स प्रीमियम ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस किशन सुभाष राठौर एंड अदर्स हो गया आपका। और इसकी जो डेट है देखिए 27 जनवरी 2026 का ही निर्णय है। 27 जनवरी 2026 का निर्णय है। पंकज मित्तल और जस्टिस पंकज मित्तल जी और जस्टिस SVNS भाटी जी का ये जजमेंट है। जो ये जजमेंट है, डेट हमने बताई थी 27 जनवरी का ये निर्णय है। बहुत इंपॉर्टेंट एक निर्णय है, समझने के लिए हमारे लिए बहुत एक अच्छा एक निर्णय है। तो आज हमने इस निर्णय पर चर्चा की। आपका दो होस्ट एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर किसी निर्णय के साथ आपका सम्मुख हाजिर होगा। तब तक के लिए अपने दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आप इजाजत दीजिए, विदा दीजिए। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना का फिर उपस्थित होगा। तब तक के लिए सबका नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।